नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक चुनाव एक राष्ट्र की। 18वें लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने एक संकल्पना रखी थी और कहा था कि इस देश में एक राष्ट्र और एक चुनाव की अवधारणा को विकसित किया जाना चाहिए, उसे लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे देश का खर्च बढ़ेगा और बार बार चुनाव में जाने का जो खेल होता है, चुनाव में जाने की वजह से जो समय नष्ट होता है, जो मशीनरी का समय बर्बाद होता है और देश का पैसा बर्बाद होता है, उसे बचाया जा सकता है। तब उन्होंने कहा था कि यह बात मैं देश के सामने चर्चा के रूप में रख रहा हूं, लेकिन उनकी यह बात चर्चा के रूप में नहीं आई बल्कि एक अवधारणा के रूप में सामने आई। और यहां तक इसको लेकर के कंफ्यूजन पैदा हुआ था कि जब से सत्र संसद का बुलाया गया था, 5 दिन के लिए सत्र का आयोजन किया था, तब भी अटकलें लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष सत्र के दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव की विधेयक को लेकर के आए हैं। लेकिन तब विश्लेषकों ने कहा था कि यह इतना आसान नहीं है कि उसे 5 दिनों में लाया जा सके। विश्लेषकों की यह बात सही साबित हुई। लेकिन उन 5 दिन के सत्र में नए संसद भवन में महिलाओं के लिए विधानसभाओं और लोकसभा में आरक्षण से संबंधित विधेयक पारित हुआ। आम चुनाव में जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने एक चुनाव एक राष्ट्र की जो अवधारणा रखी थी उसको लेकर के एक समिति का गठन किया था और समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति का गठन जो है 2 सितंबर 2023 को किया गया था और इस समिति में पूर्व राष्ट्रपति के अलावा केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग की पूर्व सदस्य NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे तथा चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी शामिल थे। समिति ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत 2 सितंबर 2023 से की और इस समिति ने 18,628 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें 47 राजनीतिक दलों के विचार लिए गए और इस तरह से समिति ने देश में करीब 21,558 लोगों से इसको लेकर के प्रतिक्रिया मांगी, जिनमें 80% लोगों की प्रतिक्रिया यही थी कि उन देश में एक चुनाव एक राष्ट्र की व्यवस्था होनी चाहिए। राजनीतिक दलों में भी 47 दलों से आयोग ने रिपोर्ट मांगी, उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, जिनमें 32 दलों ने इसका समर्थन किया था। 18,628 पेज की इस भारी भरकम रिपोर्ट को पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली समिति ने 2 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा और फिर अभी संसद के शीतकालीन सत्र में 12 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस समिति की रिपोर्ट पर बनी विधेयक को मंजूरी दी और फिर 17 दिसंबर को इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। इस पर जम करके हंगामा हुआ, पक्ष और विपक्ष के नेताओं में एकदम से तकरार होती रही। संसद का सत्र जो शीतकालीन सत्र था वो 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चला, लेकिन सरकार ने लगभग आखिरी के दिनों में इस विधेयक को संसद में पेश किया। संसद में पेश करते ही विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जम करके इस पर चर्चा हुई, एक जुबानी जंग हुई। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने लोकसभा में इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा, I rise to oppose the introduction of the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Mr. Speaker, sir, beyond the 7th schedule of the Constitution is the basic structure doctrine. And that basic structure doctrine spells out that there are certain features of the Indian Constitution
which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism and the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House, and therefore they need to be opposed ab initio, and the introduction of those bills have to be stopped. Number two, Mr. Speaker, sir, how is it possible under our constitutional scheme that the tenures of the state legislatures can be made subject to the tenure of the national legislature? That is completely an antithesis of the constitutional scheme. There is absolutely no way under the Indian constitutional scheme where the states are separate constituents and equal constituents, the term of the state legislatures can be made subject to the term of the national legislature. And my final point, Mr. Speaker, sir, India is a union of states. Article 1 of the Constitution states that India is a union of states and not vice versa. And so therefore, this excessive centralism, which is sought to be brought into existence by this bill, absolutely militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety, and in its very object. And therefore, Mr. Speaker, sir, I would once again like to urge this House that the introduction of the bill and the consideration of the bill, because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the case of Nand Bharti case, is beyond the legislative competence of this House, and therefore this bill needs to be withdrawn immediately. Thank you, Mr. Speaker, sir. इस पर लोकसभा में मत विभाजन हुआ, जिनमें 269 इसके पक्ष में वोट पड़े और 198 इसके विरोध में पड़े। इसके बाद सरकार ने इस विधेयक को जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। संयुक्त संसदीय समिति में 27 सदस्य लोकसभा के हैं और 12 सदस्य राज्यसभा के हैं, और यह समिति अब इसमें विचार कर रही है, जिसे बजट सत्र में संसद में फिर पेश किया जाएगा। उस पर पक्ष विपक्ष के विचार आएंगे और उसके आधार पर इस विधेयक को संशोधित रूप में लोकसभा में पेश किया जाएगा और लोकसभा में पारित होने के बाद इसे फिर राज्यसभा में पारित होने के लिए भेजा जाएगा। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा भले ही नहीं लग रही हो, लेकिन इसको लेकर के पहले भी लगातार चर्चाएं होती रही है। पूर्व राष्ट्रपति ने इस विधेयक को लेकर के कहा था कि यदि यह संसद में पास होता है तो इससे 1 से 2% तक जीडीपी बढ़ेगी। नहीं, केंद्र सरकार को देखिए सर्वानुमति डेवलप करनी पड़ेगी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की। ये मुद्दा किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित अहित का नहीं है, ये देश के हित का है, और इसलिए मुझे लगता है अंततोगत्वा सभी राजनीतिक दल जो है इस पर सहमत हो जाएंगे। आप उस कमेटी के चेयरमैन हैं सर, उसको देखते हुए इसलिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? मैं इसको चैलेंज नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ कि इट विल वर्क एज ए गेम चेंजर। भारत की अर्थव्यवस्था आज जो है वो आपकी अराउंड 6.5 या 7%, और जब ये आ जाएगा, और ये मेरी राय नहीं है बल्कि जो इस देश के इकोनॉमिस्ट हैं उनकी राय है कि कम से कम 1 से 1.5% जो है ऑटोमेटिकली इस देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। इसमें जो सिफारिशें की गई है उनमें से पहली सिफारिश तो यह है कि ये बड़ा सवाल होता रहा है कि यदि विधानसभाएं 5 साल से पहले भंग होती हैं या वो बहुत या अल्पमत में सरकार आ जाती है तो स्थिति में क्या करेंगे। तो उसमें ये सुझाव दिया गया है कि जो शेष अवधि बची है उस विधानसभा की, उसके लिए तब तक के लिए उसमें चुनाव कराया जा सकता है, और चुनाव कराना पड़ेगा क्योंकि माना 5 साल के लिए विधानसभा का गठन हुआ, यदि 2 साल में विधानसभा जो भंग हो जाते तो उस कंडीशन में उसे फिर अगले 3 साल के लिए ही चुनाव कराए जाएंगे।
दूसरा इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे तो उसके 100 दिन के भीतर जो है पंचायतों के, नगर पंचायतों के चुनाव कराने अनिवार्य होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि सारे विधानसभा, लोकसभा और जो भी चुनाव होंगे सबके लिए जो है मतदाता सूची एक ही होगी। अब तक होता यह है कि अलग अलग मतदाता सूची होती है, विधानसभा के लिए अलग होती है, लोकसभा के लिए अलग होती है और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अलग होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा यदि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव का विधान आता है। एक राष्ट्र एक चुनाव की यह अवधारणा सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि दुनिया की 7 अन्य देशों में है, जिनमें जापान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिलीपींस, जर्मनी, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, ये सब देश हैं जहां जो है एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा काम कर रही है। वहां भारत में भी 1952 से लेकर के 1967 तक एक राष्ट्र एक चुनाव ही होते थे। तब विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। हाँ, 1955 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, 1960 में उड़ीसा राज्य गठन हुआ था। उस कंडीशन में 2 राज्यों की अलग विधानसभाओं के लिए अलग से चुनाव हुए थे, वरना सारे चुनाव जो है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ ही होते थे। लेकिन इसे पहली बार झटका जो है 1967 के बाद लगा, यानी 1972 में पहली बार जो है लोकसभा का चुनाव समय से पहले हुआ, यानी 11 महीने पहले ये चुनाव कराया गया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग कर दिया था। उनकी यह राजनीतिक चाल थी। उस समय जो उनके सामने जो दिग्गज नेता थे उनमें पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, नीलम संजीवा रेड्डी थे, के कामराज जैसे प्रभावशाली नेता थे, जिनके सामने जो है बड़े जो दिग्गज राजनेता उस समय के थे। तो उनको लगा था कि यदि मैं इस समय काम करूंगी तो देश में पूरी सरकार मेरे हाथ में आ जाएगी, मैं बहुमत से सरकार चलाऊंगी। इसलिए उन्होंने समय से पहले लोकसभा भंग कर दी थी और वहीं पर जो है एक राष्ट्र एक चुनाव की जो अवधारणा आजादी के बाद से चली आ रही थी वह टूटी। अब जिस अवधारणा की बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और जो चर्चा उन्होंने देश में शुरू की और उसको लेकर के विधेयक भी लाए, यह अवधारणा 67 के बाद कई बार सामने आई है। 1983 में तो खुद चुनाव आयोग ने देश में एक चुनाव एक राष्ट्र की अवधारणा के तहत चुनाव कराए जाने चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग की इस सिफारिश को, चुनाव आयोग के इस सुझाव के तत्कालीन राजनीतिक दलों ने ज्यादा महत्व नहीं दिया और यह जो प्रयास किया गया था वह दब करके रह गया। उसके बाद 1999 में विधि आयोग बना और विधि आयोग ने भी सरकार को सिफारिश की कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा होनी चाहिए, एक साथ पूरे देश में चुनाव कराए जाने चाहिए। अब देखना यह है कि जब जेपीसी की रिपोर्ट आएगी, संयुक्त संसदीय समिति में सभी दलों के नेता हैं, सभी दलों के सांसद हैं, वो क्या सिफारिश लेकर के आते हैं और उसके बाद क्या उसमें सहमति बनती है, यह अब बजट सत्र में ही संसद के पता चलेगा। लेकिन अभी उस पर जम करके चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। संसदीय समिति तृणमूल कांग्रेस, डीएमके सहित विभिन्न दलों की प्रमुख नेता शामिल है। कांग्रेस से जहां एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा है, मनीष तिवारी है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, वहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कल्याण बनर्जी है, सरकार की तरफ से अनुराग ठाकुर हैं, अनिल बलूनी है, समाजवादी पार्टी की धर्मेंद्र यादव है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले है। इस तरह से इस समिति में राज्यसभा के 12 और लोकसभा के 27 सदस्य यानी 39 संसदीय समिति, विशेष संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य इस विधेयक पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और उसमें जो संशोधन किए जाने हैं वे किए जाएंगे ताकि इस विधेयक को अगले सत्र में संसद में पेश किया जा सके और संसद में पेश करके इसे पारित किया जा सके और सब दलों की इसमें सहमति बने। इसलिए इस संयुक्त संसदीय समिति को, इस जेपीसी को सरकार ने इस विधेयक को भेजा है। अब देखना यह है कि बजट सत्र में इसे किस तरह से पेश किया जाता है और क्या सब दलों की राय से इसे आसानी से सरकार पारित कर सकेगी। यदि ऐसा होता है तो देश में वास्तव में चुनाव पर होने वाली
बड़े भारी खर्च को बचाया जा सकेगा और देश के समय की जो बर्बादी होती है, जो हर महीने लगभग आए दिन जो है देश में जो चुनाव का माहौल होता है उस पे विराम लग सकेगा और चुनावी मशीनरी को, देश की मशीनरी के जो समय है उसकी बर्बादी को कम किया जा सकेगा, देश के पैसे को कम किया बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा और जो जनता का ध्यान राजनीतिक दलों की हार जीत पर लगा रहता है उसे भी 5 साल में एक बार ही चुनाव की तरफ मोड़ा जा सकेगा और अनावश्यक खर्चा, फिजूल खर्चे से देश को बचाया जा सकेगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। संवाद सूत्र को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।